सो एक नया सीरीज केमिस्ट्री हाई स्कूल। तो इसमें सबसे पहला ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है ना। तो पहले ही बहुत ही अच्छा सा एक कोट दिया हुआ है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस। एक्चुअली अगर आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ तथ्यों को जान लिए हैं, आप कुछ फैक्ट्स को जान लिए हैं, तो ये साइंस नहीं होता है। ठीक है। एज द डिक्शनरी इज नॉट अ लिटरेचर। मतलब कि जैसे कि आप डिक्शनरी को लिटरेचर नहीं मान सकते। इसके कहने का मतलब ये है कि डिक्शनरी में क्या होता है, कुछ शब्द दिए होते हैं, ठीक है ना, और उनके छोटे छोटे मतलब दिए होते हैं। ठीक है। शब्द और छोटे मतलब। और यहाँ पे वैसे ही फैक्ट छोटे सब कुछ वाक्य होते हैं जो कि कहते हैं कि साइंस के कुछ बातों को बताते हैं, तो उसे साइंस कभी आप ना समझिए। ठीक है। और मैं इसी पे जोर दे रहा हूँ, इसीलिए मैं किताबें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप किताबों को पढ़ते हो तो आप एक अल्टीमेट नॉलेज और अल्टीमेट कॉन्सेप्ट गेन करते हो। यही आजकल यूट्यूब पे चल रहा है कि 2 मिनट में फलाना टॉपिक, 5 मिनट में फलाना टॉपिक। ठीक। तो वो फैक्ट्स बता रहे हैं, दे आर नॉट टीचिंग यू साइंस। ठीक है ना। एक्चुअली कोई कितना भी उसके लिए वो कर ले, ये आपकी किताब ही पहले ही लाइन में बता दे रही है कि आप 2 मिनट के चक्कर में ना पढ़ो, 2 मिनट के फैक्ट्स के चक्कर में ना पढ़ो, ये साइंस कभी नहीं होता। ठीक है ना। और जैसे कि डिक्शनरी में और एक लिटरेचर में जितना डिफरेंस है, ठीक है ना, आप किसी एक शब्द को जान लो, ठीक है ना। आप नमक का दरोगा ही ले लो, बहुत पुरानी, या फिर मे बी आप इंटरमीडिएट में या फिर हाई स्कूल में हो ना, कोई एक कहानी ले लो और उसका शीर्षक बस सुन लो। ठीक है ना। आप उसका केवल शीर्षक सुन लिया, ठीक, उससे उस किताब का जितना अंदाजा लगा पाते हो आप, वही फैक्ट के साथ करते हो आप। और फिर उस किताब को जब पढ़ के आप समझते हो, तो वही लिटरेचर के साथ करते हो आप, वही एक्चुअल साइंस होता है कि उस किताब का कॉन्सेप्ट समझते हो। ठीक। दैट्स वाई मैं कभी जल्दीबाजी की कोशिश नहीं करता हूँ। बसलते आपको जल्दीबाजी होगी तो यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल्स पड़े हुए हैं, जाके 2 मिनट वाले 5 मिनट वाले फैक्ट्स आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है। बशर्ते लेट्स इनिशिएट द चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है। सो consider the following situation of daily life and think what happens when। तो जब आप बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो गर्मी के मौसम में जब दूध को आप एक कमरे में छोड़ देते हो तो क्या कंडीशन होती है। ठीक है। दूध फट जाएगा। ठीक है। एन आयरन तवा, पैन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर, क्या होगा, जंग लग जाएगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जब अंगूर सड़ जाते हैं क्या होगा, खट्टापन आ जाएगा। फूड इज कुक्ड, फूड कुक किया जाता है, जब पकाया जाता है तो वो चीजें पक जाती हैं। लाइक अगर जो बॉयल की कर दिया गया तो आलू सॉफ्ट हो जाएगा। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, अब जरा सा और वो चीजें हो गई, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा एंड वी रेस्पायर। तो इन 6 लाइंस को उन्होंने कहा है कि इन कुछ फैक्ट्स को आप, इन कुछ लाइंस को आप ध्यान दीजिए कि, और जरा सा सोचने की कोशिश करिए कि आखिर होता क्या है इनमें, कि दूध जब गर्मियों में छोड़ते हैं तो खराब हो जा रहा है। वो आयरन या तवा या कोई भी लोहे का पैन बाहर बारिश में या फिर बाहर के मौसम में जब ह्यूमिड मानसून में छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, जंग क्यों लग जाती है। ग्रेप आखिर में खट्टा क्यों हो जा रहा है, फूड आखिर कोई भी चीज पक क्यों जा रहा है, कैसे फूड डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर
and the identity of the initial substance have somewhat changed, not actually but somewhat changed. लाइक मिल्क का टेस्ट जैसा होना चाहिए था वो वैसा नहीं रहा, खट्टा हो चुका है। मे बी वो लिक्विड फॉर्म में था, ये कॉगल्ड हो चुका है, ठीक, थक्के जम गए हैं। एंड आयरन तवा, वो आयरन का अलग कंडीशन था, अब रेडिश ब्राउन, उस पे कलरेशन आ गया, कलर हो गया है, ठीक है। ये मीठा था, अब वो खट्टा हो चुका है। आखिर क्यों हो रहा है ये सब यार? We have already learned about the physical and chemical changes of matter in our previous classes. मे बी 9th में आपने पढ़ा हो, 9th में मैंने केमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ाई है। तो इसमें बात क्या होती है कि हम केमिकल चेंजेस की जब बात करते हैं तो कभी कभी कंडीशंस चेंज होते हैं, ठीक है। 11वीं में भी बताया है, 11वीं की तो क्लास लिया हूँ, तो उसमें बताया है कि एक्चुअली आप देखिए हाइड्रोजन भी गैस है, हाँ, और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है, ये लिक्विड हो गया है। अब दो चीजें, हाइड्रोजन अलग आग को जलाने में पॉप साउंड के साथ, धमाके के साथ जलती है, ऑक्सीजन उस आग को जलने में मदद करता है, बट ये दोनों के रिएक्शन से जो पानी मिलता है उसी आग को बुझाने में काम आता है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, आखिर में हो क्या रहा है, ठीक है। Whenever a chemical change occurs, we can say that the chemical reaction has taken place. तो किसी भी तरह का केमिकल चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। You may perhaps be wondering as to what is actual meant by a chemical reaction. अभी आपको हो सकता है ताज्जुब लग रहा हो कि what actually means by, क्या आखिर में ये केमिकल रिएक्शंस कहा क्या जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, आखिर में ये हो क्यों रहे हैं, और इतना जरूरी क्यों हो गया है कि इन केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ाया जाए। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, आखिर में हम ये कैसे बताएंगे, ठीक है। Let us perform some activity to find out the answer to these questions. तो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दिया है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, तो आपको अपने टीचर की असिस्टेंटशिप लेनी होगी। तो मे बी मुझे लगता है अमित सर ने आपको पढ़ाया होगा हाई स्कूल में, तो मे बी कुछ कराया हो, अगर पिछली बार या फिर इसी बार अगर जो पढ़ाया हो उन्होंने, तो it would be better if a student would wear suitable eye glasses. तो केमिकल रिएक्शंस और ये सारी चीज़ें जब लैब में करते हैं तो आई ग्लासेस और एप्रन वगैरह पहना जाता है, वो सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। तो आपको लेना है मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर से रगड़ देना है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, तो ये टोंग है, तो इससे आपको उसे उस मैग्नीशियम रिबन को पकड़े रहना है और स्पिरिट लैम्प से वो करना है, और इस ऐश को कलेक्ट करना है किसमें, वॉच ग्लासेस में। यहाँ से जब ये देखिए गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बर्न द मैग्नीशियम रिपर कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, मतलब कि इसे ये जब बर्न हो तो आप अपनी आंखों से दूर रखे रहिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into the white powder. तो मैग्नीशियम का रिबन था, तो पहले तो व्हाइट फ्लेम के साथ जल भी रहा है और एक सफेद पाउडर भी बना रहा है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब कि जब मैग्नीशियम हवा के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मतलब कि आखिर में हम जब जला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है ना। और क्या है, Mg से ऑक्सीजन को जो जोड़ने की क्रिया है, इसमें जो एनर्जी चाहिए वही ये फ्लेम प्रोवाइड करा रही है, ठीक है ना। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। और भी एक्टिविटीज हैं, देखिए देखते हैं। टेक्लेड नाइट्रेट,
अब लेड नाइट्रेट की बात हो रही है इसके सॉल्यूशन की। इन द टेस्ट ट्यूब ऐड पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन टू दिस। तो अब आयोडीन का सॉल्यूशन इसमें ऐड कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब इसको भी ऑब्जर्वेशन में डालना है। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क। जब ये कोन के शेप का एक फ्लास्क होता है तो ये इसे कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, ठीक है ना। कोनिकल फ्लास्क है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट डालना है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट का समझ लीजिए कि जब किसी भी सबस्टेंस में, मान लीजिए यहाँ HCl की बात करी गई है ना, तो HCl में जब हम जितना ज्यादा पानी मिलाएंगे उतना ही डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा HCl का, और जितना ही इससे बाहर निकालेंगे उतना ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, या फिर उतना ही कंसंट्रेटेड HCl बनेगा। कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र, हिंदी में लिख लीजिए सांद्र, और डाइल्यूट का मतलब होता है तनु। ठीक, तो मतलब कि पतला और ये गाढ़ा, बस सीधी सी बात है। Caution, handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? हाँ, कुछ गैसेस निकलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर? हाँ, बहुत ज़्यादा गर्म भी होने के चांसेस रहते हैं, गर्म भी होता है। और होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है वहाँ से। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा तरीका है हाइड्रोजन गैस बनाने का, ठीक है। From the above three activities, we can say that any of the following observation helps us determine whether a chemical reaction has taken place. तो इन तीनों में हम देख सकते हैं डायरेक्टली कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसमें कलर चेंज होता है, ठीक है ना, आयोडीन अपना कलर चेंज करेगा। सो पहला, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो वहां क्या था, रिबन ने ऑक्सीडाइज होके पाउडर फॉर्म में आ गया था, ठीक है। दूसरा, आयोडीन कलर चेंज कर लिया था। तीसरा, यहाँ से गैस निकल रहा है, और यहाँ पे आपने टेम्परेचर भी चेक किया। तो इन सभी वजहों से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन तो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो as we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. अब इस बेसिस पे तो हम कह सकते हैं भाई हमारे आसपास भी तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन हो रहा है। हमारे आसपास भी तो कई चीज़ों की स्टेट चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो चेंज हो रहा है, कोई रिएक्शन तो हो रही है। एक मिनट जरा पानी पी लो। हाँ, तो we will study about the various type of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. अब इस चैप्टर में टोटल उन्हीं रिएक्शंस के बारे में होगी, और उनको कैसे सिंबलिकली या फिर कैसे प्रिसाइजली कम स्पेस में उसे रिप्रेजेंट कर सके उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आ रही है केमिकल इक्वेशंस की। कुछ दूर तक अभी बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, तो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस। Activity 1.1 can be described as when magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted into the magnesium oxide. Magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. मतलब आप इतना टोटल लिखेंगे कि when we burn मैग्नीशियम रिबन इन दिस दैट और हमें ये प्रोडक्ट फॉर्म होना, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसको प्रिसाइजली, वही मैं कहा ना, प्रिसाइजली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इट इन फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन, मतलब कि शब्दों के इक्वेशन की तरफ करेंगे, जिसमें हम एक तरफ रिएक्टेंट लिखेंगे और एक तरफ प्रोडक्ट लिखेंगे।
ठीक, मतलब कि बीच में एक एरो दिया जाता है और दाएं तरफ प्रोडक्ट लिखा जाता है, बाएं तरफ रिएक्टेंट लिखा जाता है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में हम इंग्लिश लिखते हैं वहीं से रिएक्शन शुरुआत होती है और एट लास्ट प्रोडक्ट पे खत्म हो जाती है। ठीक, दूसरी बात, ये एरो एक तरफ का है, मतलब कि ये प्रोडक्ट बन के रिएक्शन खत्म हो गया। एक एरो आप ये भी देखेंगे, सॉरी, हाफ एरो जिसे बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो जब ये प्रोडक्ट हो सकता है इसमें भी कन्वर्ट हो रहा, तब इस तरह के एरो का इस्तेमाल करेंगे। ओके, द वर्ड, अब वर्ड इक्वेशन कैसा होगा, ये होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इधर आपने रिएक्टेंट लिख दिया और इधर प्रोडक्ट लिख दिया। यही आगे आप करेंगे तो मैग्नीशियम भी लिखने में टाइम लगेगा, तो आप इसका सिंबल लिखेंगे और इसका सिंबल लिखेंगे एंड एट लास्ट ये बन जाएगा, इसका भी सिंबल लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन रिएक्शंस, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, मतलब कि जो सब्सटेंस में चेंज हुआ है, मतलब कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके चेंज हो गया है ना, तो इन्हें रिएक्टेंट कहेंगे। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और ये एक नया प्रोडक्ट बना है, इसलिए ये प्रोडक्ट होगा, ये रिएक्टेंट होगा, तो ये भी रिएक्टेंट होगा। ठीक है, रिएक्टेंट 1 कह सकते हैं एंड रिएक्टेंट 2 कह सकते हैं। The word equation shows change in reactants to product through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly, products are written in the right hand side with plus sign between them. चूंकि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना है तो आप एक ही चीज लिखे हैं, प्लस की जरूरत नहीं है। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, जो एरो का हेड है वो प्रोडक्ट की तरफ दिखाएगा एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और ये एक डायरेक्शन भी दिखाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कन्वर्ट होके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कन्वर्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है ना। अब राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, इज देयर एनी अदर सॉर्ट ऑफ वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन? हाँ, मैंने कहा था उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिख दीजिए। ठीक है ना। Molecular chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formulae. देखिए formulae है, फार्मूला का प्लूरल फॉर्म formulae होता है, ध्यान रखिएगा, instead of words. The chemical equation represents a chemical reaction. जो केमिकल इक्वेशन है वो एक पूरे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ यू रिकॉल फॉर्मूलाe of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as, ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो वो उतना लंबा, कम से कम इतना लंबा तो जा ही रहा था, अब देखिए ये इतने छोटे में हो गया है। ठीक है, अब count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side. अब रिएक्शन के बैलेंसिंग की बात कर रहा है, कह रहा है कि आप जरा काउंट करिए कि एटम जो हैं दोनों तरफ बराबर हैं कि नहीं। तो लेट्स गो विद दिस। मैग्नीशियम का एक एटम इधर है, मैग्नीशियम का एक एटम इधर है, ऑक्सीजन के 2 एटम इधर हैं, ऑक्सीजन का लेकिन एक ही एटम इधर है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, दोनों तरफ बैलेंस नहीं है। ठीक है, is the number of atom of each element the same on the both sides? If yes, then equation will be balanced. भाई दोनों तरफ तराजू के पल्ले बराबर हो जाएंगे। if not the equation is unbalanced because the mass is not same on the both side, मतलब कि दोनों तरफ मास सेम नहीं होंगे। ठीक है, एटम सेम नहीं होंगे, अगर एटम सेम नहीं होंगे तो मास भी सेम नहीं होंगे। और आप ये जानते हो कि मास को कभी ना बनाया जा सकता है, ना बिगाड़ा जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, बस एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एनर्जी भी तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होता है, इसे कहते हैं।
ठीक है, मतलब कि बैलेंस नहीं है। अब मतलब कि ये इक्वेशन नंबर 1.2 इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक ये स्केलेटल है और अनबैलेंस्ड है, तो आखिर में बैलेंस्ड क्या होता है? रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यू स्टडीड इन क्लास 9th, मतलब कि ये पीछे भी क्लास में बताया जा चुका है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जो मैंने बताया कि ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ प्रोडक्ट्स, जो टोटल मास है एलिमेंट का, वो total mass of element present in a product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element। ठीक है, मतलब कि दोनों तरफ मास बराबर होने चाहिए, मतलब कि प्रोडक्ट के मास, रिएक्टेंट के मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसके भी मास और इसके भी मास, ठीक, दोनों बराबर होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, मतलब कि नंबर ऑफ ईच एलिमेंट के एटम्स दोनों तरफ सेम होने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो मतलब कि हमें जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसे हमें बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, is the chemical equation 1.2 was balanced? No, that was not. So let us learn about balancing a chemical equation step by step। अब हम सीखेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप वो किया जाए, बैलेंस किया जाए। अब देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन दे रहा है, जिसमें बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो जिंक को Zn से रिप्रेजेंट किया गया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखा गया, अब ZnSO4 बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक, लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड। जिंक इधर कितना है? एक है। जिंक इधर कितना है? एक है। सल्फर यहाँ कितना है? एक है। सल्फर यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, अब देखिए, जिंक का एक एक बराबर, हाइड्रोजन का दो दो बराबर, सल्फर का एक एक बराबर, ऑक्सीजन का चार चार बराबर, मतलब कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक, as the number of atom each element same on both side of the arrow, so the chemical is balanced। let us try to balance the following chemical equation। अब इसको जरा करिए, तो इसमें देखिए आयरन एक है, Fe 3 है। ठीक है, दूसरा अब देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने की जरूरत है। अब इसमें क्या करते हैं, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। हर मॉलिक्यूलर फार्मूला के चारों तरफ ये बॉक्स बनाने को कह रहे हैं। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब जो भी करेंगे यहाँ कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन केवल करेंगे। ठीक है, स्टेप 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब कि यहाँ ये एक है, यहाँ 3 है, 4 है, 2 है, 2 है और 1 है, तो 1 2 और 1 लिख लिया, रेस्पेक्टिवली 3 2 और 4 हो गया राइट हैंड साइड पे। स्टेप 3 में क्या कहते हैं, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मतलब कि अब ऐसा करना चाहिए कि उसको बैलेंस करना चाहिए जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ, जो कंपाउंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैरी कर रहा हो। ठीक है ना, कंपाउंड दैट कंटेन्स
द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो मतलब कि कौन सा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम कंटेन कर रहा है, ये एक ही है, 2 + 1 3 एटम है इसमें, 3 + 4 7 एटम है, इसमें 2 एटम है, तो 7 एटम यहाँ पे है। यही पे यही कॉन्सेप्ट होता है कि एटोमिसिटी, इसकी एटोमिसिटी नहीं, एटोमिसिटी यहाँ 2 हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम 7 हैं। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो, सबसे पहले उस कंपाउंड को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब इसमें भी ये देखिए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस एलिमेंट के हैं, तो इसमें ऑक्सीजन के ज्यादा है ना, ज्यादा में से ज्यादा वाले को चुन लिया, मतलब कि 4 एटम ऑक्सीजन के, ठीक है। यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 and the element oxygen in it, ठीक है। There are 4 oxygen element on right hand side and only 1 on the left hand side, ठीक है, हो गया। अब टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, इनिशियल कितना था, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में एक ही ऑक्सीजन है, तो 4 से गुणा कर दो इधर, और इधर 4 इन प्रोडक्ट में है। अच्छा, यहाँ पे अभी गिनती बता रहा है, तो इसको यहाँ 4 लिख लिया, मैं कर तो देता लेकिन अभी आप स्टेप वाइज ही देखिए। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज करने के लिए it must be remembered that we cannot alter the formulae of the compounds or element involved in the reaction। ये पहले ही बताया जा चुका है, ये उसी पार्ट, उसी का दूसरा भाग है, जब वो कहा था कि इस बॉक्स के अंदर अब कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कि इसका फार्मूला नहीं चेंज करेंगे, इसका फार्मूला नहीं चेंज करेंगे, इसका फार्मूला नहीं चेंज करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, अगर जो इसका फार्मूला हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन होगा, H2O2 कर देंगे तो आयरन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं करता है, रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये कोई बात हुई नहीं, हमें तो ये केमिकल रिएक्शन ना वो करना है, बैलेंस करना है। तो अब इसके बाहर ही जो काम होना होगा होगा, इन बॉक्सेस के बाहर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एलिमेंट वी पुट कोफिशिएंट 4 एज 4H2O, यहाँ पे 4 लिख दिया गया बॉक्स के बाहर, ठीक है, एंड नॉट H2O4, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ O4 नहीं लिखेंगे, 4 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हमें बाहर ही करना है, ठीक है ना। अब ये पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब स्टेप 4 में क्या है, Fe एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अब ध्यान दीजिए कि आयरन अभी भी बैलेंस्ड नहीं है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, और उसके बाद देखिए हाइड्रोजन भी अब अनबैलेंस हो चुका है, क्योंकि 8 हाइड्रोजन वो एटम यहाँ हो गए और यहाँ पे केवल 2 हैं, ठीक है। तो अब उसे भी करना पड़ेगा। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, अब इनमें से कोई भी एलिमेंट आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। To equalize the number of hydrogen atom, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the right hand side, मतलब कहने का है यहाँ भी 4 से गुणा कर दीजिए, ये तो अकेले ही ना, इसमें तो कितना भी गुणा कर दीजिए, बस बैलेंस कर दीजिए। अब वही चीज कर दिया, 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। अब स्टेप 5, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट कौन सा बचा, अब आपका बचा आयरन, ठीक, which is not balanced. You find that only one element left to be balanced, that is iron। अब इनिशियल इनका क्या था, एक था और 3 प्रोडक्ट में था, ये है और ये बैलेंस करना है। अब 3 से यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी अकेले है, तो 3 आयरन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा इक्वेशन आएगा, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस तरह से बात होगी, यहाँ पे एकदम फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आपका आ चुका है। The number of atoms and element on both sides of equation 1.9 are equals. This
equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called hit and trial method. अब ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड था कि इससे गुणा कर दें तो सही हो जाएगा, इससे गुणा कर दें तो सही हो जाएगा। अब आपको दिमाग में आ रहा है कि आखिर में ये करेंगे कैसे, तो ये जब आप बार बार बहुत सारे इक्वेशंस को लेके प्रैक्टिस करोगे तभी ये आएगा, ठीक है ना। अब चौथा स्टेट इसमें ये आ जाता है कि इनके सिंबल के साथ साथ इनका फिजिकल स्टेट लिख दो। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आयरन क्या होता है, आयरन सॉलिड होता है, तो सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और गैस को जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई चीज वाटर में घोला गया है तो उसे एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, ए क्यू यू ओ यू एस ऐसे ही कुछ होता है, तो ए क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। So, note that the symbol gas is used with H2O to indicate that this is reaction. In this reaction, water is used in the form of steam. मतलब कि क्लियर हो गया ना कि यहाँ वाटर जो है वो स्टीम के फॉर्म में यूज किया गया था, ठीक है ना। स्टीम के फॉर्म में मतलब क्या है, यही जो पूछा था कि आयरन को जब बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, जंग लगता है, और जंग का फॉर्मूला ही यही है। आप देखते होंगे उस पर पाउडर मिलता होगा, लोहे के ऊपर पाउडर ऑरेंज और रेडिश ब्राउन कलर का, तो वही वो जंग होता है, और ये वाटर गैस के फॉर्म में हवा में प्रेजेंट रहता है, तो वही उसी का रिएक्शन है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूड इन द केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। बशर्ते आप यूज करिए तो बेहतर है, बशर्ते यूजुअली इसे यूज नहीं किया जाता क्योंकि फिर ये पेचीदगी बढ़ाता है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc for the reaction are indicated above and the below of the arrow of the equation। मतलब कि वहां किस कंडीशन में काम कराया जा रहा है उसका हम कंडीशन वो जो बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो होता है उसके ऊपर या तो नीचे लिख के बताते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ जलाया गया था तो मेथेनॉल बना है कितने पे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और बना क्या है, देखिए ये गैस फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक, ये गैस फॉर्म में यूज किया गया है, ये लिक्विड फॉर्म में बना है, ठीक है। उसी तरह से क्लोरोफिल का रिएक्शन हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज बनता है, कैसा, एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर के प्रेजेंस में बनता है। ऑक्सीजन भी एक्वस सॉल्यूशन में घुला रहता है, और वाटर तो लिक्विड है ही भाई, ये गैस के फॉर्म में नहीं बनता है। इसी वाटर में ये दोनों लगभग घुले हुए से हैं। Using this step you can balance equation 1.2 given in the text earlier। तो आपके लिए एक होमवर्क हो गया, इक्वेशन 1.2 आप वो करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस हमने कर लिया। Why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? तो उसे क्यों साफ करना चाहिए, अगर जो उसे साफ नहीं करेंगे तो उस पर और भी पार्टिकल्स रहेंगे तो रिएक्शन बहुत सही से नहीं होगा। व्हाइट पाउडर की जगह हो सकता है कुछ और पाउडरी सब्सटेंस भी मिले, ठीक है। राइट द बैलेंस इक्वेशन। और एक चीज और है, मैग्नीशियम रिबन को क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट ऑक्साइड बना लेगा अपने रिबन के चारों तरफ परत पे, इसीलिए उसे वो सैंड पेपर से हमने घिसा था, ठीक ना, घिसना भी जरूरी है, ठीक है। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब इनके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है आपको, ये आप सभी का होमवर्क है, ठीक है ना। आप मैंने मेल कमेंट में दिया हुआ है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। आप कॉपी से लिखिए, पीडीएफ बनाइए, आप ईमेल कर सकते हैं, मैं चेक करके उसे बता दूंगा, या फिर यहाँ पे मैं वीडियो में डिस्कस भी कर लूंगा आप लोगों का वो ओपन करके, नोट्स ओपन करके दिखा के। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब क्या दे रहा है कि ये दोनों इक्वेशन को आपको लिखना है, कैसे, वो उनके स्टेट्स के भी सिंबल लिखने हैं, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। और नहीं भी आए आपको, अगर जो प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप बता दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है,
I will see and discuss in the next lecture. Okay, so thanks for tuned in with me till now. Thank you very much. अगले क्लास में मिलेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ, ठीक है ना? ओके, पहला ही रिएक्शन है कंबस्शन, अगले ही उसमें आपको तुरंत कई बार 11वीं की कक्षा में इसी से स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है? ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस टू यू ऑल.